अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल करंट न्यूज़ के कायदे आज़म स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आपने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कई वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। ये बाबा कौम के आखिरी अयाम से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी गवाह बाबा कौम की बहन मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हैं। इस वाक़े का एक और रावी भी है जिसका तज़किरा प्रोग्राम में आगे चलकर होगा। ये वाक़या क्या है, ऐसा क्या हुआ कि बाबा कौम इस वाक़े के बाद बदल कर रह गए? ऐसी कौन सी शख्सियत बाबा कौम से ज़ियारत में उनसे मिली और इस मुलाकात के बाद बाबा कौम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सब कुछ बदल गया? वाक़या कुछ इस तरह है कि बाबा कौम की सेहत इलाज के बावजूद बेहतर नहीं हो पा रही थी। 30 जुलाई 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तमाम मुआलिजीन ज़ियारत पहुँच गए। इससे एक दिन पहले बाबा कौम की देखभाल के लिए कोयटा से एक तरबियत याफ्ता नर्स फिलिस को भी ज़ियारत बुलवाया जा चुका था। अब खुदा करके जिन्ना का बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि इसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पुरसरार पर्दे पड़े हुए हैं, और जो लोग इससे वाकिफ़ भी हैं इनका यही इसरार है कि इस वाक़े को अब भी राज ही रहने दिया जाए। ये वाक़या सबसे पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में कलमबंद किया था। इनकी वफ़ात के बाद इसका मुसवदा इन कागज़ात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान में महफूज हैं। इस मुसवदे को 1987 में कायदे आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, मगर इस किताब में से उन पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया था जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के आखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के अचानक ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा, जिन्ना के मर्ज़ के बारे में इनकी तशख़ीस क्या है? डॉक्टर ने इन्हें कहा, इन्हें फ़ातिमा जिन्ना ने बुलाया है और वो अपने मरीज़ के बारे में सिर्फ इन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वह बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और कुछ भी नहीं बताया। फ़ातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इत्तला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फ़ातिमी, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है? वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन ज़िंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद इन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो मैं इनसे अभी मिलूँगा। फ़ातिमा जिन्ना ने भाई से गुजारिश की, बहुत देर हो चुकी है, आप इनसे सुबह मिल लीजिएगा, मगर जिन्ना ने हुक्म दिया, नहीं, इसे अभी आने दो, वो खुद आकर अपनी आंखों से देख ले। वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। यूँ ही लियाकत अली ख़ान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे, इनका चेहरा उतरा हुआ था। इन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा।
اور پھر چودھری محمد علی کو اندر بلوا لیا، جو 15 منٹ تک ان کے پاس رہے۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری سوچ میں محو تھے۔ اتنے میں رات کھانے کا وقت ہو گیا۔ بھائی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، انہوں نے زوردار لہجے میں کہا، میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھا لوں گی۔ قائد محمد علی جناح نے کہا یہ مناسب نہیں، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں، کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ بھائی کی صحت کے لیے میں خوف سے کانپ رہی تھی، جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطمی تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ 17 اکتوبر 1979 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا موفق ہو رہا تھا اور وہ بتدریج صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بہت خفیہ تھی۔ چنانچہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکیں۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا، قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہتر یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد اعظم نے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھے قطعاً کوئی کچھ نہیں بتایا، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد اعظم نے دوا کھانی چھوڑ دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو دیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یقیناً میرے والد صاحب کو
संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये डॉक्टर कर्नल अलाई बख्श के साहबजादे हुमायूं खान की बयान करदा रिवायत है जो हम तक AR रहमान और शरीफुद्दीन पीरजादा के तवसुत से पहुंची है। इसकी सेहत पर बहस की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि ख़ुद डॉक्टर कर्नल अलाई बख्श ने अपनी किताब कायद-ए-आज़म के आखिरी अयाम में इससे मुख्तलिफ बयान दिया है। वो लिखते हैं, नीचे उतरा तो वज़ीर-ए-आज़म ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो इसी रोज़ मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ कायद-ए-आज़म की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने बड़ी बेताबी से कायद-ए-आज़म की कैफियत दरियाफ्त की और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मरीज़ को अपने डॉक्टर पर एतमाद है और इंशाअल्लाह इसका इनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। इन्होंने बहुत ताकीद की कि कायद-ए-आज़म की इस तवील बीमारी की जड़ का ज़रूर खोज लगाया जाए। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कायद-ए-आज़म की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद पुरुमीद हैं कि अगर इन्होंने जदीद दवाएं खा लीं जो कराची से मंगवाई जा रही हैं तो मुमकिन है वो सेहतयाब हो जाएं। बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बात यह है कि मरीज़ में मुदाफ़ियत की काफ़ी क़ुव्वत है। वज़ीर-ए-आज़म अपने रहनुमा और पुराने रफ़ीक की अलालत से बहुत अफ़सरदा थे। इनकी दिलसोज़ी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। अब हकीकत क्या है, इसका इल्म सिर्फ़ इन 5-6 शख्सियात ही को था जो इस वक्त मौके पर मौजूद थी। अब बदकिस्मती से इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है। वाक़े पर भी 72 साल के माहो साल की गर्द जम चुकी है और अब ऐसा कोई ज़रिया बाकी नहीं जो कौम को इस वाक़े की असलियत से आगाह कर सके।